Assalamualaikum. Today I'm here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Mohammad Arif Chaudhry. तो स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, सेम लाइक दैट वैसा ही है. तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं. On 1st January 2016, Ahmed of Lahore consigned to Babar of Multan goods for sale. ठीक है, तो अहमद जो है उसने बाबर को क्या किए, कंसाइन किए गुड्स सेल करने के लिए. ठीक है, फिर बाबर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%. बाबर को कमीशन रिसीव हुआ कितना, 5%. गुड्स सेंट टू बाबर एट रुपीज 1,44,000. ठीक है, तो बाबर को सेंड की, कितने की गुड्स सेंड की, 1,44,000 की गुड्स सेंड की हैं बाबर को. किसने, अहमद ने. अहमद कंसाइनर है और बाबर कंसाइनी है. द एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 7,500. और जब जो एक्सपेंसेस पे किए अहमद ने वो कितने एक्सपेंसेस हैं, 7,500. ठीक है, उसके बाद है ऑन 31st March 2016 एन अकाउंट सेल्स वॉज रिसीव्ड. ठीक है, यानी अकाउंट सेल्स जो है, जो उसने कहा था कि बाबर को सेल करने के लिए गुड्स दी थी, तो वो सेल हो गई. ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट वगैरह था वो उसको रिसीव हो गया बाबर को. ठीक है, तो दैट ही हैड अफेक्टेड सेल्स ऑफ रुपीज 1,20,000. इतना इसने रिसीव किया, 1,20,000. उसके बाद आगे है इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3. और कितनी सेल, टोटल 3/3 सेल थी. ठीक है, बट 2/3 इसने सेल कर ली है, बट 1/3 जो है अभी तक अनसोल्ड है. तो वो वाला जो अनसोल्ड होता है वो स्टॉक होता है, और स्टॉक का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं. आप सबको अच्छे से याद हो जाना चाहिए वो फॉर्मूला. तो हमने कितनी थी टोटल, 3/3 थी, बट 2/3 जो है सेल हो गई और 1/3 सेल नहीं हुई. ठीक है, ऑफ द क्वान्टिटी ऑफ goods consigned to him, his actual out of pocket expenses amounted to rupees 8,400. तो बाबर ने ये जो सेल की, इस पर इसको जो एक्सपेंसेस पे करने पड़े वो कितने हैं, 8,400. ठीक है, फिर है बाबर accepts a bill drawn by Ahmed for rupees 40,000. फिर बाबर ने जो है एक बिल क्या मैम एक्सेप्ट किया. ठीक है, जो कि अहमद ने बिल ड्रॉ किया था. अहमद ने बिल ड्रॉ किया और बाबर ने वो एक्सेप्ट किया, और वो कितने का एक्सेप्ट हुआ, 40,000 का. एंड रिमिटेड द बैलेंस ड्यू फ्रॉम हिम इन कैश. अच्छा, आप देखिए जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमारे पास आता था हमेशा कि एंड रिमिटेड द बैलेंस ड्यू फ्रॉम हिज बैंक ड्राफ्ट्स, बट इन इस क्वेश्चन में हमारे पास बैंक ड्राफ्ट नहीं, यानी बैंक के थ्रू नहीं, कैश के थ्रू. इस बार भी इसने बैलेंस ट्रांसफ़र किया बट कैश के थ्रू. तो यानी हम जहाँ पर हमेशा बैंक आखिर में लास्ट पे लिखते थे बैंक अकाउंट, तो वहाँ पर इस बार हम बैंक अकाउंट नहीं बल्कि कैश अकाउंट लिखेंगे. क्यों, क्योंकि हमारे पास कैश का इन्होंने क्या कि थ्रू किया है, कैश के थ्रू हमने क्या किया, इसको ट्रांसफ़र किया बैलेंस को. तो हमने इस तरह से फिर बना लेना है. फिर आगे इन्होंने रिक्वायरमेंट दिए, गिव कंसाइनमेंट अकाउंट एंड बाबर्स अकाउंट इन द बुक ऑफ अहमद. हमने कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर बनाना है और बाबर अकाउंट का लेजर बनाना है. किसकी बुक्स को देख के, अहमद की बुक को. यानी कंसाइनर के जर्नल में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और बाबर अकाउंट. ठीक है, तो यानी 2 अकाउंट सिर्फ हमने बनाने हैं. छोटे से क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और बाकी ये वैसा ही है जैसा हम पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं. तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में जो जो चीज़ें हैं वो सारी मैं पुट कर चुकी हूँ ऑलरेडी. ठीक है, तो आपको मैं अब डायरेक्टली समझा दूँगी कि हमने कौन सी चीज़ कैसे किस जगह पे करनी है. सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं. हमारे पास सबसे पहले जब गुड्स कंसाइन की जाती हैं तो वो एंट्री आती है. तो गुड्स कौन कंसाइन करता है, कंसाइनर कंसाइनी को देता है. तो जब वो कंसाइनर कंसाइनी को देता है तो कंसाइनर के जर्नल में हमारे पास क्या सिंपल एंट्री होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट डेबिट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है, इसी वजह से हम उसकी अमाउंट को डेबिट कर देते हैं, और जो उसके क्रेडिट में आ रहा होता है यानी जो उसके अगेंस्ट आ रहा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रेफरेंस के तौर पर उसको डेबिट साइड पे यानी उसकी जो हमने पहला कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा है उसी के साइड पे रेफरेंस में हम डाल देते हैं जो उसके अगेंस्ट होता है. तो इसमें कौन अगेंस्ट था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो हमने उसको डाल दिया. हमारे पास सिंपल एंट्री क्या थी, एक बार दोबारा से बता दूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट. अच्छा,
उसके बाद हमारे पास सेकेंड एंट्री जो होती है कि एक्सपेंसेस जब पे करता है, ठीक है, कौन, कंसाइनर। जब एक्सपेंसेस पे करता है कंसाइनर तो हमारे पास क्या एंट्री आ जाती है, सिंपल एंट्री, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यानी कैश अकाउंट क्रेडिट है और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है। तो मैं जैसे कि बता चुकी हूँ कि जिसका हम लेजर बना रहे हो तो उसकी अमाउंट को वो चीज़ की जाती है, तो हम डेबिट करेंगे उसकी अमाउंट को, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट की हमने अमाउंट को डेबिट कर दिया 7500 जो कि उसने पे किया था, और उसके रेफरेंस में हम वो डाल देंगे जो उसके अगेंस्ट था। उसके अगेंस्ट कौन था, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट उसके अगेंस्ट था इसलिए हमने कैश अकाउंट उसके रेफरेंस में डाल दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ जाती है सेल्स की। जब ये तो आगे दे देता है, ठीक है, सेल करने के लिए, तो जब आगे कंसाइनी सेल करता है तो कंसाइनर उसके लिए क्या पास करता है वो देख लेते हैं। उसके लिए कंसाइनर पास करता है सिंपल एंट्री अगर हम देखें, ठीक है, तो वो क्या होती है हमारे पास, बाबर्स अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है इसीलिए हम इस साइड पर आके इसकी क्रेडिट साइड पर इसकी अमाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और उसके अगेंस्ट जो कि डेबिट था तो वो उसको हम क्या कर देते हैं, रेफरेंस में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या थी, बाबर्स अकाउंट डेबिट था और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट था, तो हमने इस तरह से कर दिया। उसके बाद सेल, जब ये सेल कर देता है, ठीक है, उसके बाद की हमारे पास एंट्री होती है कि इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इसने एक्सपेंसेस कितने पे किए इसके ऊपर, ठीक है, तो हम उसकी एंट्री देख लेते हैं। उसकी एंट्री अगर हम देखें तो हमारे पास सिंपल एंट्री जो होती है वो क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड बाबर्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है इसलिए हम उसकी अमाउंट को डेबिट कर देते हैं, और बाबर्स अकाउंट क्रेडिट होता है इसलिए हम उसको रेफरेंस में डाल देते हैं, ठीक है, जो उसके अगेंस्ट था तो हमने वो रेफरेंस में डाल दिया। यहाँ तक डन हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो उसने कंसाइनमेंट यानी जो उसने सेल की थी उस पर जो उसको कमीशन रिसीव हुआ, ठीक है, तो जब कमीशन रिसीव होता है सेम यही एंट्री होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड बाबर्स अकाउंट क्रेडिट। तो बाबर अकाउंट क्रेडिट है और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, तो हमने क्या कर देना है, जैसे यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है तो इसलिए हमने इसकी अमाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट की, और उसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट में था उसको हमने क्या कर दिया, बाबर्स अकाउंट था इसलिए हमने उसको रेफरेंस में डाल दिया, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। यहाँ तक हमारे पास चीज़ें डन हो गई हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई और एंट्री मजीद नहीं आती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिर उसके बाद, हम जो है उसके बाद इसका स्टॉक निकाल लेते हैं, अगर तो स्टॉक है, ठीक है, नहीं है तो नहीं निकाला जाता, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अगर सारी की सारी जितनी चीज़ें थी सारी की सारी सेल हो जाती हैं तो स्टॉक नहीं निकलेगा, हम उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे। पर अगर तो स्टॉक है तो हमें फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है और हम किस तरह से करते हैं। एक बार फिर से आज मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला क्या है, रिपीट कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये है कैलकुलेशन फिर स्टॉक की, ठीक है। तो हमने जब इसकी कैलकुलेशन की तो जैसे कि आप सब जानते हैं सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं, जो कि अनसोल्ड गुड्स होती हैं उनकी कॉस्ट प्राइस लेते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है हम वो ले लेंगे जो कि इसमें दी हुई है 1,44,000, वो लेंगे ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और गुड्स अनसोल्ड जो अनसोल्ड है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पास टोटल प्राइस थी और हमारे पास ये अनसोल्ड है, ठीक है, 1/3 ये अनसोल्ड है, तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यानी जब इन सारों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 48,000, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इनको सॉल्व करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाता है जैसे कि ऐड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो कंसाइनर पे करता है। तो कंसाइनर ने कितने पे किए थे, 7500, ठीक है, तो हमने 7500 को मल्टीप्लाई किया जो कि हमारे पास टोटल कितने थे, 3/3, ठीक है। तो हमने 3/3 पहले हम जैसे कि मैंने आपको दो फॉर्मूलाज इस टाइप से बताए हैं, क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस मल्टीप्लाई अनसोल्ड केसेस, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई अनसोल्ड केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो हम दोनों तरीके से हम जैसे कि कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से किया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई अनसोल्ड केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस।
तो ऐसे किया हुआ है, तो हमने इस तरह से करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 2500। जैसे कि ऐड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो ऐड करना है, तो हमने जो ऊपर वाली अमाउंट आई थी उसको और नीचे वाली ऐड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी 50,500, तो हमने इसको क्या कर लेना है, हमारे पास ये क्या आ जाएगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ये 50500 हमारे पास क्या है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। तो जब स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की हम एंट्री पास करें हमारे पास क्या एंट्री आती है, हमारे पास सिंपल एंट्री अगर हम देखें इसकी तो हमारे पास आती है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो यानी कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है तो हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर देना है, और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि डेबिट होता है तो हमने वो रेफरेंस में डाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने करनी है सारी एंट्रीज, जैसे कि हम जैसे हर क्वेश्चन में करते आए हैं बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ अमाउंट्स चेंज हुई हैं, आप सब जानते हैं। तो ये देख रहे बिल्कुल वैसा ही है। अब हमने करना है इन सब का टोटल। जब हम टोटल करें ठीक है तो हमारे पास क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा आती है। ठीक है, तो जब ज़्यादा आ रही है क्रेडिट साइड की कितनी आ रही है 170,500। ठीक है, ये जो अमाउंट आई है हमारे पास हमने इसको नीचे लिख दिया। ठीक है, और जो डेबिट की अमाउंट आई है हमने क्रेडिट की अमाउंट को डेबिट की अमाउंट से माइनस कर देना है। तो जब हमने इसको माइनस किया आपस में तो हमारे पास क्या आया 4600। तो 4600 हमारा क्या हुआ 4600 प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो हमने इस तरह से करके लिख दिया डेबिट साइड पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो ये था हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हमने करना है नेक्स्ट अकाउंट। तो नेक्स्ट अकाउंट में क्या है ये देख लेते हैं। तो ये बना चुकी हूँ मैं बाबर अकाउंट, और जैसे कि हमें सिर्फ 2 अकाउंट्स बनाने हैं, एक तो बाबर अकाउंट और दूसरा हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट था। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जैसे कि हम बना चुके हैं, अब हम बना रहे हैं बाबर अकाउंट। तो बाबर अकाउंट में सबसे पहली हमारे पास जो एंट्री आ जाती है ठीक है वो क्या है हमारे पास 84, ये एक्सपेंसेस की एंट्री है। ठीक है, जो कि कंसाइनी ने पे की है। कंसाइनी ने कितने एक्सपेंसेस पे किए थे 8400। तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या होती है बाबर अकाउंट के अगर लिहाज से हम देखें हमारे पास होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड बाबर अकाउंट क्रेडिट। तो बाबर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसी वजह से हमने बाबर अकाउंट को क्रेडिट उसकी अमाउंट से कर दिया और उसके रेफरेंस में हमने वो चीज़ डाल दी जो उसके डेबिट में आ रहा था। तो डेबिट में कंसाइनमेंट अकाउंट आ रहा था तो हमने उसको रेफरेंस में डाल दी। इसी तरह हमारी सेकेंड एंट्री है जो कि कमीशन की एंट्री है। कमीशन की एंट्री में हमारे पास क्या होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड बाबर अकाउंट क्रेडिट। तो बाबर अकाउंट क्रेडिट है तो इसी वजह से हमने बाबर अकाउंट की अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, 6000 है जो कि अमाउंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे कि हमारे पास उसके अमाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया मगर उसके रेफरेंस में हम क्या देंगे जो उसके डेबिट में था कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास फिर नेक्स्ट है जो कि बिल रिसीवेबल। जब भी हम बिल ड्रॉ करते हैं उसकी हमारे पास सिंपल एंट्री क्या होती है, हमारे पास एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड बाबर्स अकाउंट क्रेडिट। तो बाबर्स अकाउंट क्रेडिट होता है, इसी वजह से हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर दिया और जो डेबिट हो रहा था उसको हमने रेफरेंस में डाल दिए। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल जैसे कि रेफरेंस में था तो हमने डेबिट था इसलिए हमने उसको रेफरेंस में दे दिया। ये हो गई हमारे पास ये 3 एंट्री सिंपल। उसके बाद हमारे पास एक होती है सेल की एंट्री जिसमें ये बाबर अकाउंट भी एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या करना है हमने सेल की एक एंट्री पास करनी है। तो अगर सेल की एंट्री सिंपल देखेंगे हमारे पास सेल की सिंपल एंट्री क्या होती है, तो हमारे पास सिंपल एंट्री सेल की वो होती है कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट एंड बाबर्स अकाउंट डेबिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है मगर बाबर्स अकाउंट डेबिट होता है इसमें। तो बाबर अकाउंट डेबिट होता है इसलिए हमने उसकी अमाउंट को डेबिट कर दिया और जो क्रेडिट हो रहा था उसको हमने क्या कर दिया रेफरेंस में डाल दिया। इस तरह से सेल्स की भी एंट्री हो गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका टोटल लेना है। जैसे कि अगर हम टोटल लें इनका तो हमारे पास ये आ जाते हैं टोटल में। ठीक है, ये टोटल लिया तो 120,000 एंड यहाँ पर हमारे पास इसका भी टोटल आधा से आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वाली अमाउंट ये थी यानी डेबिट की अमाउंट ज़्यादा थी तो हमने डेबिट कर लिख दिया। तो 1,20,000 हमने यहाँ पर लिख दिया और 1,20,000 हमने यहाँ पर भी लिख दिया। फिर इसका भी टोटल किया और जब डेबिट को हमने क्रेडिट से माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट आई 65600। तो ये जो अमाउंट आई इस बार हमने इसमें कैश अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा हमें इन्होंने कहा था कि रिमिटेड बैलेंस जो है जो ड्यू बैलेंस है ठीक है उसको रिमिट किया है ठीक है थ्रू बैंक से, बट इस बार इन्होंने कहा है थ्रू कैश। तो जब इन्होंने कैश कहा है तो हमने कैश के थ्रू ही ट्रांसफ़र करना है। वैसे हम बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करते थे क्योंकि वो खुद कहते थे बैंक ड्राफ्ट, साइड ड्राफ्ट या साइड बैंक, कुछ इस टाइप से ठीक है सारे नाम दे देते थे। बट इस बार इन्होंने कहा है कि थ्रू कैश, तो इसलिए हमने कैश का नाम लिख के कहा है कि कैश अकाउंट से ये जा रहे हैं।
तो इस तरह से हमने फिर कर लिया कैश अकाउंट, और यहाँ पर हमारे पास फिर कंसाइनमेंट अकाउंट, इस तरह से सेल की एंट्री आ गई यहाँ पर, और ये हो गया हमारा बाबर्स अकाउंट भी कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती हैं और आप अच्छे से समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।